नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने परिवार RW टेक क्लासेस में। प्यारे बच्चों, हमने DFCCIL भर्ती 2025 को लेके एक टॉपिक है भारतीय रेल तथा DFCCIL का इतिहास, उसका पार्ट 1 यानी कि लेक्चर नंबर 1 आपको मिल गया था शनिवार को। मैंने आपसे कहा था, ये मैंने वादा किया था कि आपको रोज़ ये सीरीज मिलेगी जिसमें हम पूरी तरीके से डेडिकेटेड होकर DFCCIL का भारतीय रेल तथा DFCCIL का इतिहास पढ़ेंगे। शाम को रोज 6 बजे ये सीरीज आपको मिल जाएगी रिकॉर्डेड फॉर्म में। प्यारे बच्चों, रही बात इसकी PDF की, तो आज आपको 100% इसकी PDF मिल जाएगी। मैंने PDF यहाँ से क्लास लेने के बाद भेज दूंगा, क्योंकि उसी PDF का लेक्चर नंबर 2 है, आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो पूरी PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी उसमें से मैंने कुछ चीज़ें पढ़ाई नहीं थी, इसीलिए मैंने PDF भेजी नहीं थी। तो प्यारे बच्चों, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कमेंट करना है कि सेशन कैसा लगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चलिए, अगर हम बात करते हैं तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी कि ये कौन कौन सी PSU, मैंने बताया था कि 16 PSU जो है भारतीय रेल के अंतर्गत काम करती हैं, और अलग अलग PSU का सबका अलग अलग काम है, जिसमें हम लोगों ने लगभग 3 से 4 PSU, जैसे आपके पास में पहली मैंने राइट्स के बारे में, इरकॉन और CIRS के बारे में मैंने आपको बताया था, क्रिस के बारे में कि कौन सी PSU क्या काम करती है। अब हमें नेक्स्ट आगे चलना है, तो अब देखना है कि अगली PSU जो थी हमारे पास में प्यारे बच्चों, वो थी आप देखेंगे तो अगली PSU हमारे पास में है प्यारे बच्चे IRFC। IRFC अगली PSU जो है, आप देखेंगे यहाँ पर अगली PSU जो है हमारी, वो है IRFC। IRFC की अगर हम बात करें, PSU नंबर 4 थी, ये है IRFC। आपने देखा था कि इसका जो गठन हुआ था 1986 में। तो आपके पास में IRFC का क्या काम है, इसको हम लोग देखते हैं। तो अगर IRFC की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो IRFC का काम क्या होता है, एक एक बात को हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि IRFC यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है, यानी इंडियन रेल फाइनेंस कारपोरेशन। इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे क्या होता है, इंडियन रेल फाइनेंस कारपोरेशन। यानी कि इसका जो पूरा नाम है वो क्या है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन। इसका नाम क्या है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन। एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, यानी कि आपके पास में एक सार्वजनिक PSU है, और आपके पास में जो भारतीय रेल की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन जुटाने और प्रबंधन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि अगर हम बात करें कि इसका काम क्या है, जो भारतीय रेल में जो वित्तीय आवश्यकता है, यानी कि आपके पास में रेवेन्यू कलेक्शन को कौन करता है, आपके पास में IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन पूरा करता है। और ये क्या करती है, धन जुटाती है, रेवेन्यू इकट्ठा करती है। फिर उसके बाद में IRFC के बारे में हम लोग अब क्या जानेंगे विस्तार में। स्थापना कब हुई ये देखते हैं। तो IRFC की स्थापना 12 दिसंबर 1986 को, कब हुई सर, 12 दिसंबर 1986 को हुई थी, जिसका उद्देश्य घरेलू और विदेशी पूंजी बाजारों से धन जुटाकर भारतीय रेलवे की अतिरिक्त बजटीय जरूरतों को पूरा करना। इसका मतलब ये है कि IRFC क्या करती है, एक तो आपके पास में रेवेन्यू कलेक्शन करती है, कहां से, हमारे इंडिया से भी, और बाहर जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं भारतीय रेल के माध्यम से, उनसे क्या करेगी प्यारे बच्चों, उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करके हमारी रेल की जरूरतों को पूरा करेगी। तो आपको यहाँ पर क्या काम है इसका काम है विदेशी पूंजी और घरेलू पूंजी से धन जुटाकर भारतीय रेल की अतिरिक्त क्या करना प्यारे बच्चों, बजटीय जरूरतों को पूरा करना, इसका क्या होगा, काम है। ठीक, तो इसकी स्थापना कब किया, पहला पॉइंट इसमें से इंपॉर्टेंट क्या आएगा सर, इंडिया, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई, 1986 को हुई। इसका काम क्या है, विदेश से और घर से, अपने यानी घर से मतलब भारत से, विदेश से और भारत से आपकी किसको, धन को, पूंजी को इकट्ठा करना, रेवेन्यू को कलेक्ट करना, और हमारी जो इंडियन रेलवे की जो आवश्यकताएं हैं, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनको क्या करना, धन को देना, और सुचारू रूप से प्रोजेक्ट को आगे बढ़े, ताकि हमारा किसी भी प्रकार से हमें रेवेन्यू की प्रॉब्लम ना आए। और भी चीजें जानते हैं इसके बारे में, इसका काम क्या क्या है, देखो कार्य देख लेते हैं। IRFC का मुख्य कार्य है भारतीय रेल के लिए धन जुटाना, क्या करना, रेवेन्यू कलेक्ट करना। मुख्य कार्य क्या है सर, रेवेन्यू कलेक्ट करना। अगर कोई आपसे पूछे कि IRFC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे सर, IRFC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन, और इसका काम क्या होता है, धन जुटाना। ठीक है, अब आगे, और उससे विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं के लिए उपलब्ध कराना। जाहिर सी बात है,
रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, जितनी भी हमारी योजनाएं चल रही हैं उन सब में क्या करना, उनको उपलब्ध कराना कि भैया ये पकड़ो, हमने इतना रेवेन्यू कलेक्ट किया है, आप क्या करिए, इसको बेहतरीन तरीके से यूज करिए और योजनाओं को पूरा कराइए, जिससे रेलवे की बुनियादी ढांचे के विकास और आधुनिकीकरण में मदद मिलती है। जाहिर सी बात है। चलिए वित्त पोषण की बात करते हैं तो आईआरएफसी वित्तीय बाजारों से धन उधार लेता है और फिर इन धन को भारतीय रेलवे को परिसंपत्तियों के अधिग्रहण सृजन के लिए वित्तीय पट्टे के रूप में प्रदान करता है। आईआरएफसी क्या करता है प्यारे बच्चों, वित्तीय बाजारों से धन को उठाता है, फिर वो क्या करता है, भारतीय रेल को देता है, और भारतीय रेल से फिर क्या लेगा, आपके पास में भारतीय रेल से वो ब्याज दरों पर देगा और ब्याज दरें लेगा, ब्याज लेगा, और क्या करेगा, भारतीय रेल को धन को इकट्ठा कराता है। आपके पास में कुल मिला के ये क्या करता है, बाहरी जो बाजार होते हैं उन बाजारों से धन को उधार लेता है, फिर इन धन को क्या करता है, भारतीय रेल की परिसंपत्तियों के अधिग्रहण सृजन के लिए वित्तीय पट्टे के रूप में प्रदान करता है, यानी कि आपके पास में उधारीकरण के रूप में क्या करता है, इसको प्रदान करता है। कुल मिला के बात यह है कि इसका पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ये है कि ये क्या काम करेगा कि भैया ये धन इकट्ठा करेगा, चाहे ये उधार लेके दे, चाहे वो अपने से दे, कहीं से भी ये आपके पास में रेवेन्यू कलेक्ट करे, इसका काम होता है इंडियन रेलवे को रेवेन्यू देना। तो ये था आपके पास में आईआरएफसी। अब महत्व क्या है इसका, आईआरएफसी भारतीय रेलवे के विस्तार और आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि इससे एक मजबूत और स्थिर संस्था बनाता है। यानी कि आईआरएफसी क्या करता है, भाई देखो सीधी सीधी बात है, अगर वो रेवेन्यू कलेक्ट करके आपको दे रहा है, अगर वो रेवेन्यू कलेक्ट करके दे रहा है तो ये समझ लीजिएगा कि वो एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पीएसयू हो जाती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हो जाता है भारतीय रेल का, क्योंकि यही हमको पूरा क्या कह रहा है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो परियोजनाएं समय से पूरी नहीं होंगी, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो परियोजनाएं जितनी भी चल रही वो समय से पूरा नहीं होंगी। तो एक क्या बनाता है, एक स्टैटिक संस्था बनाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा था अन्य जानकारी की। अगर हम बात करें तो अन्य जानकारी है कि आईआरएफसी ने अब तक 13,349 लोकोमोटिव और 73,979 यात्रियों को यात्री कोचों और 2,59,661 माल वैगनों के अधिग्रहण के लिए वित्त पोषण किया है। मतलब यहां पर यह हुआ कि आईआरएफसी ने अभी तक आपके पास में कितने लोकोमोटिव, यानी कि कितने आपके पास में इंजन, सर 13,300 इंजन के लिए पैसा दिया, 13,349, और प्यारे साथियों यहां पर कितने यात्री कोच, 73,979 यात्री कोचों के लिए, और आपके पास में 2,59,661 माल वैगनों के लिए क्या दिया है, आपके पास में वित्तीय पोषण, यानी कि आपके पास में रेवेन्यू में मदद की है। आईआरएफसी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 तक भारतीय रेल क्षेत्र के लिए लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का वित्तीय पोषण किया है। कितने का, 5.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का वित्तीय पोषण कर रखा है। आईआरएफसी ने घरेलू और वैश्विक वित्तीय बाजारों में अपनी विशिष्ट पहचान बना ली है। मतलब आईआरएफसी एक ऐसी कंपनी बन गई जो कि आपके पास में एक इसकी स्पेसिफिक इसकी आइडेंटिटी हो गई कि भैया देखो अब आप देख लो 5.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का वित्तीय पोषण इसने क्या दिया है, अभी तक हमारी इंडियन रेलवे को दे चुकी है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, देखो आईआरएफसी एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। ठीक, ये किसी भी प्रकार का कोई बैंक नहीं है, ये आपके पास में एक कंपनी है जो बाहर से पैसा उठाती है और इंडियन रेलवे में लगाती है। आप देखेंगे आईआरएफसी भारतीय रेलवे की फंडिंग शाखा के रूप में काम करती है। अगर कोई आपसे पूछे कि भारतीय रेल को फंडिंग कौन करता है, तो वो होता है आपके पास में आईआरएफसी क्या है, एक भारतीय रेल की एक फंडिंग शाखा के जैसे काम करती है। अब अगर हम बात करें कि फिलहाल में अगर जनरेटिव एआई की सुविधा की फिलहाल आपके पास में अभी एक्सपर्टेड तौर पर उपलब्ध नहीं है, मतलब कुल मिला के अभी एआई जो है अभी हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। कुछ दिनों बाद यहाँ पर जो काम होगा वो एआई से भी हो सकता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। हमारे पास में अगला आता है, नेक्स्ट हमारे पास में पीएसयू थी कॉनकोर, यानी कि कौन कौन रेलवे क्या है समझेंगे। अब आपके पास में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे वैगन और डिब्बे होंगे जो एक बॉक्स होगा पूरा बंद है। ठीक, तो अगर हम बात करें कि कॉनकोर क्या है, कि जो कि कंटेनर, इसका पूरा नाम क्या है ध्यान से सुनिएगा, कॉनकोर का पूरा नाम है कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला हमारे पास में जो अगली पीएसयू थी वो उसका फुल फॉर्म क्या है, कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब अगर हम बात करें, इसको इंग्लिश में यहाँ पर लिखा है कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी CONCOR का फुल फॉर्म होता है कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें पूछ सकता है वो,
तो ये आपके पास में फुल फॉर्म हो गया। ये भी क्या है, एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, यानी कि ये भी एक पीएसयू है जो कंटेनरों के परिवहन और हैंडलिंग में लगा हुआ होता है। अब आप देखेंगे जैसे आपके पास में जो कंटेनर्स होते हैं उनमें ऑटोमोबाइल्स, जैसे आपके पास में 4 व्हीलर हो गए आपके पास में, और आपके पास में 2 व्हीलर्स भी उनमें रखकर आती हैं सुरक्षित रूप से, तो वो जो है आपके पास में कॉनकोर के थ्रू ही आती हैं। तो यहाँ पर उसने यही लिखा है कि जो कि कंटेनर के परिवहनों और हैंडलिंग में लगा हुआ होता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी मेरे भाई, कब? इसकी स्थापना मार्च 1988 में हुई थी। कब हुई थी? मार्च 1988। एक बार और सुन लो कि कॉनकोर का फुल फॉर्म क्या है? कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आपके पास में इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है भैया जी आपके जो कंटेनर हैं उनका परिवहन और हैंडलिंग करना। इसकी स्थापना जो हुई थी 1988 में हुई थी। आगे इसके बारे में और क्या क्या दे रखा है? स्थापना की बात करें तो कॉनकोर की स्थापना मार्च 1988 में एक कंपनी अधिनियम के तहत हुई थी। तो आपके पास में कब हुई थी? मार्च 1988 में एक कंपनी के अधिनियम के अंतर्गत इसको रखा गया था। संविधान में हमारे पास में एक कंपनी अधिनियम है, उसके अनुसार हम कोई भी पीएसयू जो है अगर हमें आवश्यकता है तो उस पीएसयू को हम क्या कर सकते हैं? हम उसको स्टेबल कर सकते हैं, यानी कि स्थापित कर सकते हैं। अगर हम बात करें अगली, उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भारत में अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक कंटेनरीकृत कार्गो और कारोबारों को बढ़ावा देना, यानी कि आपके पास में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी हमारे पास में कंटेनरीकृत जो भी काम होते हैं उन सब को क्या करना? बढ़ावा देना, यानी कि आपके पास में ये काम करती है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक, तो इसका उद्देश्य भी आपने जान लिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका पूरा नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना मार्च 1988 में हुई थी। ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर क्या करती है? काम करती है। परिचालन की बात करें तो कॉनकोर ने नवंबर 1989 में भारतीय रेलवे से 7 अंतर्देशीय कंटेनर डिपो आईसीडी के मौजूदा नेटवर्क को अपने अधीन लेकर परिचालन शुरू किया था। अगर कोई आपसे कहे कि ये कब से स्टार्ट हुई थी, तो आप कह सकते हैं इसका जो स्टार्टिंग है इसकी वो स्टार्टिंग कब से हुई थी? तो इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी नवंबर, कब से? नवंबर 1989 से। ठीक, और इसकी स्थापना कब हुई थी? मार्च 88 में। और इसने स्टार्ट कब किया पहला कंटेनर ले जाना? 1989 में। ठीक, वो भी अपना क्या? अंतर्देशीय था। अगर हम बात करें मुख्य व्यवसाय क्या है इसका, तो इसका कॉनकोर का मुख्य व्यवसाय वाहन यानी कि कैरियर और टर्मिनल संचालक यानी कि टर्मिनल ऑपरेशन के रूप में होता है। यानी कि कैरियर मतलब सामानों को ले जाना। देखो ये लिखा है व्यवसाय वाहक और टर्मिनल संचालक, यानी कि इसका मुख्य काम क्या होता है? आपके पास में कैरियर्स मतलब सामान को लेके जाना कंटेनर के अंदर। ठीक, तो ये था आपके पास में कॉनकोर के बारे में। अगर टर्मिनल नेटवर्क की बात करें तो कॉनकोर के पास भारत में 61 टर्मिनलों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। अगर आप बात करते हैं कि इसका कितना बड़ा नेटवर्क है, तो 61 टर्मिनल है इसके पास में। ठीक, जैसे स्टेशन होते हैं वैसे ही टर्मिनल है, 61 टर्मिनल। सुविधाएं क्या क्या है इसकी? कॉनकोर रेलवे टर्मिनलों पर भंडारण, कंटेनर पार्किंग, कंटेनरों की मरम्मत, कुल मिला के जैसे आप देखेंगे हमारे पास में डिपो बोलते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? डिपो। ठीक, डिपो होती है ऐसे ही इनको बोलते हैं टर्मिनल, जहां पर हम क्या करेंगे? आपके पास में कंटेनर की पार्किंग करेंगे, कंटेनर की मरम्मत होगी, सुविधा, कार्यालय परिसर की सुविधा, आपके पास में ऐसी बहुत सारी इसमें चीजें दे रखी हैं जो कि व्यवस्थित ढंग से क्या करते हैं? ट्रैकिंग करते हैं, एयर कार्गो निकासी जैसे सुविधाएं उपलब्ध कराता है। यानी कि ये कुल मिला के ऐसे 61 इसके स्टेशन है जहां पर एक भंडारण होगा, जहां पर आपके पास में कार्यालय है इसकी, आपके पास में वहां पर कंटेनर की मरम्मत भी होगी, सारी चीजें होंगी जो किसके अंतर्गत आएगी? आपके पास में कौन कौन रेलवे के किसके अंतर्गत आएगी? कॉनकोर के अंतर्गत आने लग रही होगी। ठीक है, कॉनकोर के अंतर्गत आने लग रही होगी। अब नेक्स्ट क्या था? देखो अगली पीएसयू था, जैसे यहाँ पर अगली पीएसयू है, जैसे रेल परिवहन की बात कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा ये रेल परिवहन और अन्य सुविधाओं के बारे में भी दे रखा है। तो रेल परिवहन क्या है सर? कॉनकोर कंटेनरों के लिए रेल मार्ग के अंतर्देशीय परिवहन की सुविधा देता है। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि हम जो कंटेनर को इस्तेमाल करते हैं वो रेल परिवहन के माध्यम के अंतर्गत भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। आप देखेंगे एक कंटेनर वाली ट्रेन आपको कहीं देखने को मिल जाएगी। अन्य सेवाएं इसके अलावा यह है पतन प्रबंधन, एयर कार्गो परिसर और कोल्ड चेन स्थापना का भी काम करती है। यानी कि आपके पास में जैसे बंदरगाह होते हैं वैसे ही आपके पास में पतन परिवहन, एयर कार्गो जैसे परिचालन को भी ये क्या देती है? सेवाएं देती हैं। अगर बात करते हैं कर्मचारी परीक्षण, तो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड KRCL अभी हम पढ़ेंगे कि ये अलग से एक रेलवे है। आप देखेंगे ये साउथ में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपकरण जो कि
कोंकण रेलवे और रेलवे से संबंधित अन्य परियोजनाओं का संचालन कराता है, जिसका मुख्यालय सीबीडी बेलापुर नवी मुंबई में है। ठीक, यानी कि आपके पास में जो परीक्षण होता है आपके पास में कोंकण रेलवे का, वो कौन कराता है? आपके पास में कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड कराती है। इसका मुख्यालय जो है, अभी इसके बारे में भी पढ़ेंगे, इसका मुख्यालय जो है वो कहां पर है? नवी मुंबई में है। कहां पर है? नवी मुंबई में है। इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? नवी मुंबई में है। चलिए, अगर हम बात करते हैं यहां पर आपके पास में कोंकण रेलवे की स्थापना कब हुई, जरा देखो। स्थापना, कोंकण रेलवे की स्थापना 1990 में हुई। कहां पर? मुंबई के रोहा में। ठीक, आपके पास मुंबई के रोहा में। और अगर हम बात करें कि कोंकण रेलवे जो है आपके पास में कहां से? मुंबई से मंगलूर, यानी कि थुकपुर एक जगह है, मंगलूर में आपके पास में बेंगलोर के आगे एक मंगलूर है। ठीक, वहां पर के बीच में रेल लिंक बनाने के लिए एक कंपनी के रूप में हुई थी। यानी कि कोंकण रेलवे जो है 1990 में मुंबई से मंगलूर के बीच में एक रेल लिंक बनाने के लिए एक कंपनी के रूप में इसकी स्थापना की गई 1990 में। अगर हम बात करें, एक कंपनी रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है। मतलब ये जो कोंकण रेलवे है वो रेल मंत्रालय के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? रेल मंत्रालय के अंतर्गत। इसमें अलग से वैकेंसी वगैरह सब कुछ आती है। इसका मुख्य कार्य क्या है? केआरसीएल का, यानी कि कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड का काम क्या है? कोंकण रेलवे और रेलवे से संबंधित अन्य परियोजनाओं का संचालन करती है। मतलब आपके पास में कोंकण रेलवे की परियोजनाएं और साथ ही साथ अन्य रेलवे की जो परियोजनाएं हैं उनका भी संचालन ये कराती है। अगर हम मार्ग की बात करें तो कोंकण रेलवे 741 किलोमीटर लंबी लाइनें जो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्य को जोड़ती है। याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि कोंकण रेलवे किस किस राज्य को जोड़ती है। आपसे पूछेगा कि कोंकण रेलवे किस किस, या फिर केआरसीएल किस किस को जोड़ती है। तो आपके पास में कोंकण रेलवे का जो आपके पास में कितनी लंबी लाइन है? 741 किलोमीटर लंबी लाइन है, जो महाराष्ट्र, गोवा और किसको? कर्नाटक राज्य को क्या करती है? जोड़ती है। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्य को क्या करती है प्यारे बच्चों? जोड़ती है। अगर हम आगे देखें, नेक्स्ट इसकी विशेषताएं क्या है? अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो इस लाइन में 84 किलोमीटर रेलवे सुरंगें हैं जो पश्चिमी घाटों के माध्यम से गुजरती हैं। भैया इसकी विशेषता यह है कि इसमें 700 कुछ किलोमीटर में, जो यहां पर दे रखा है कि 741 किलोमीटर में 84 किलोमीटर तो रेलवे की सुरंग भी इसमें है। ठीक, कौशल विकास केंद्र क्या है इसका? केआरसीएल ने रामकृष्ण हेगड़े कौशल विकास केंद्र की स्थापना की थी, जो कि युवाओं को आवश्यक कौशल से सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। अभी सवाल पूछा जाएगा कि आपके पास में, या तो ये पूछेगा कि केआरसीएल ने, जो कोंकण रेलवे है, उसने किस केंद्र की स्थापना की, या फिर ये पूछेगा कि आपके पास में रामकृष्ण हेगड़े कौशल विकास केंद्र किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो आपके पास में किसके द्वारा स्थापित किया गया? भैया ये केआरसीएल के द्वारा स्थापित किया गया, कोंकण रेलवे के द्वारा, जिसका काम क्या है? युवाओं को आवश्यक कौशल से सशक्त बनाना और उसके उद्देश्य को स्थापित करना। ठीक है, तो ये है आपके पास में कोंकण रेलवे। और क्या है आपके पास में? एक रेलो टेल आता है। केआरसीएल ने महत्वपूर्ण स्टेशनों के आसपास अतिरिक्त यात्री सुविधाओं के रूप में रेलो टेल के विकास की सुविधा प्रदान की। देखो, आपके पास में ये सवाल पूछा गया कि रेलो टेल किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो ये केआरसीएल के द्वारा स्थापित किया गया। आप स्टेशन पर जाएंगे तो आपको यात्रियों के लिए जैसे वेटिंग रूम होते हैं ना, वेटिंग रूम की जो सुविधा है वो किसके द्वारा? केआरसीएल के द्वारा। एक प्रोजेक्ट है उनका रेलो टेल। ठीक है, रेलो टेल किसके द्वारा? केआरसीएल के द्वारा स्टेशनों के आसपास अतिरिक्त सुविधाओं के लिए आपके पास में, देखो वैसे तो दूसरा डिपार्टमेंट होता है जो रेलवे की जो भूमि होती है वो उसको अधिग्रहण करके बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाता है, लेकिन रेलो टेल जो है आपके पास में रेलवे स्टेशन के आसपास या रेलवे स्टेशन पर कुछ अन्य सुविधाएं प्रोवाइड कराता है, ये जो कि कोंकण रेलवे के द्वारा होती हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगर हम बात करें परीक्षण की, तो केआरसीएल यानी कि कोंकण रेलवे में सुरक्षा प्रौद्योगिकी का परीक्षण प्रदान करने और सुरंगों
और भूमिगत निर्माण के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए एक ज्ञान भंडारण की योजना बनाई है। मतलब अगर कहीं पर किसी पूरे रेलवे के अंदर कहीं पर सुरंग बननी है तो उसका परीक्षण KRCL कराएगी। अगर आप, उसने कहा कि सुरंग प्रौद्योगिकी का परीक्षण प्रदान करने और सुरंगों और उसकी भूमिगत निर्माण, अगर अंडरग्राउंड कहीं से रेलवे जानी है, रेल लाइन जानी है, के लिए परामर्श सेवा प्रदान करने के लिए एक ज्ञान भंडारण की योजना बनाई गई। किसके द्वारा? KRCL के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट आपको याद रखना है 1 by 1। अब अनुभव की बात करते हैं तो KRCL के इंजीनियरों के पास सुरंग निर्माण में समृद्ध और विशाल विशेषज्ञताएं हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि आपके पास में KRCL यानी कि कोंकण रेलवे जो है विशेषता क्या काम करता है, तो आपके पास में इसका नेटवर्क मैंने आपको बता दिया किस किस राज्य को ये जोड़ती है, लेकिन इसका विशेषता क्या है? विशेषता मैंने आपको बताई है कि ये जो है सुरंग बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि इसके जो इंजीनियर होते हैं वो सुरंग बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे अब ये है रेल टेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि रेल टेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे RCIL भी कहा जाता है। ठीक, हमारा अगला टॉपिक है, अगली PSU थी हमारे पास में क्या? RCIL ना। अगली PSU हमारे पास में कौन सी थी? अगली PSU हमारे पास में थी मित्रों IRCTC RCIL। हाँ, RCIL यानी कि इसको रेल टेल भी बोलते हैं, ये टेलीकॉम से संबंधित है। अगली PSU है हमारे पास में रेल टेल। यहाँ पर आपके पास में KRCL खत्म हो गया, अब है रेल टेल। रेल टेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि आपके पास में रेल टेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको RCIL कहते हैं। RCIL क्या कहते हैं? RCIL का फुल फॉर्म क्या है? रेल टेल, यानी कि ये आपके पास में टेलीकॉम नेटवर्क में जो रेलवे का जो टेलीकॉम नेटवर्क है उसको स्थापित करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, यानी कि रेल टेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको RCIL भी कहा जाता है। एक नवरत्न कंपनी है। क्या है? एक नवरत्न कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है जो भारत में सबसे बड़े तटस्थ दूरसंचार अब संचार प्रदाताओं में से एक है, जिसके पास अखिल भारतीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है। यानी कि आपके पास में रेल टेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि RCIL का काम क्या होता है कि ये तो एक नवरत्न कंपनी है, दूसरा जो है सबसे बड़ा आपके पास में दूरसंचार का एक सबसे बड़ा नेटवर्क है जो कि ऑप्टिकल फाइबर पे काम करता है, ऑप्टिकल नेटवर्क पे। ठीक, अगला क्या है? स्थापना। रेल टेल की स्थापना कब हुई जी? रेल टेल की स्थापना सर कब हुई थी? सर रेल टेल की स्थापना 26 दिसंबर सन 2000 में हुई थी। देख लो, 26 दिसंबर सन 2000 में हुई थी। कब हुई थी? 26 दिसंबर सन 2000 में हुई थी। उद्देश्य ट्रेन नियंत्रण, संचालन और सुरक्षा के लिए मौजूदा दूरसंचार प्रणाली का आधुनिकीकरण करना और देश भर में ब्रॉडबैंड और मल्टीमीडिया नेटवर्क बनाकर अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करना। यानी कि आपके पास में इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ट्रेनों का नियंत्रण। अब तुम देख लेते हो ना कि फलानी ट्रेन कितनी दूरी है पे, अब आप देख रहे हैं कि हाँ स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है। अच्छा, फलाने स्टेशन पे पहुंच गई, वो किसके कारण देख रहे हैं? वो यही रेल टेल के बदौलत देख रहे हैं, क्योंकि इनका नेटवर्क इतना बड़ा हो गया। ठीक, तो ट्रेन नियंत्रण यानी कि आपके पास में, आप तुम देखते होगे कि किस ट्रेन को किस प्लेटफॉर्म पर लेकर जाना है, आपके पास में प्रॉपर किसके द्वारा? ये रेल टेल का एक नेटवर्क है, उसके द्वारा ट्रेन को नियंत्रण किया जाता है कि ट्रेन कितनी स्पीड से चल रही, कहाँ चल रही, किस ट्रैक पर है, आपको किस ट्रैक पर लेके आना। कभी भी ड्राइवर थोड़ी ट्रेन चलाता है। ठीक, जो ट्रेन वो चलाता है, जो सिग्नल देता है वो चलाता है प्रॉपर पूरी ट्रेन। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसका काम क्या है? ट्रेन नियंत्रण, संचालन और सुरक्षा के लिए मौजूद दूरसंचार प्रणाली का आधुनिकीकरण करना और देश भर में ब्रॉडबैंड और मल्टीमीडिया नेटवर्क का बनाकर अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करना किसका काम है? आपके पास में कुल मिला के टेलीकॉम संबंधी कोई भी काम होगा वो रेल टेल के अंतर्गत आएगा। अगला आ जाइए। अगर बात करें देश भर में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, जो कि महत्वपूर्ण शहरों और कस्बों के साथ साथ कई ग्रामीण क्षेत्रों में को भी कवर करता है। आपके पास में जो अन्य राजस्व कमाने का जो इसका काम है, तो ये क्या करती है? ऑप्टिकल फाइबर भी बिछाती है, जो कि कई शहरों, कस्बों और ग्रामीणों को भी जोड़ता है। सेवा क्या क्या देती है? अगर बात करें इसके क्या क्या सेवाएं हैं, तो ब्रॉडबैंड, मल्टीमीडिया, दूरसंचार ऑपरेटरों को लोकेशन सुविधा और अन्य दूरसंचार सेवाएं प्रदान करती है। यानी कि आपके पास में ये क्या काम करती है? ब्रॉडबैंड भी लगाती है, मल्टीमीडिया भी काम करती है, दूरसंचार ऑपरेटर्स का भी काम करती है, लोकेशन सुविधाओं का भी काम करती है। ठीक है, यानी कि ये कुल मिला के BSNL के जैसी है। कौन सी कंपनी? ये रेल टेल जो है वो BSNL के जैसे ही काम करती है, जैसे MTNL BSNL था वैसे ही, लेकिन ये रेलवे के अंतर्गत है। ये कैसी कंपनी है? एक
मिनी रत्न कंपनी है। रेलटेल को भारत सरकार द्वारा नवरत्न का दर्जा प्राप्त है, यानी कि रेलटेल कंपनी जो होती है हमारे यहाँ पर जो भी पीएसयू नवरत्न होती है, ये समझ लीजिए वो सबसे टॉप पीएसयू है। मिनी रत्न भी आती है आपके पास में, ये कैसी है लेकिन ये नवरत्न है पीएसयू। अगर बात करें विभिन्न प्रौद्योगिकी, तो रेलटेल के पेन इंडिया नेटवर्क में अगली पीढ़ी के नेटवर्क एनजीएन पैकेट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, डीडब्ल्यूडीएम और आईपीएमपीएलएस सहित विभिन्न प्रौद्योगिकी शामिल हैं, यानी कि ये नेटवर्क के नाम है। पहला नेटवर्क है, नेक्स्ट पीढ़ी के जो है वो है आपके पास में पैकेट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, डीडब्ल्यूडीएम और आईपीएमपीएलएस सहित विभिन्न प्रौद्योगिकी शामिल हैं। तो ये आपके पास में अन्य इसके नेटवर्क के नाम है, जो इसके सहयोगी हैं, मतलब जो इसके नेटवर्क हैं उनके नाम है ये सब। ठीक, अब आगे चलते हैं। अन्य सेवाएं क्या है इसकी, जैसे रेलटेल भारतीय रेल के टावरों का प्रबंधन करना, जिनका उपयोग मोबाइल बीटीएस के लिए दूरसंचार ऑपरेटरों को टावर लोकेशन सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा पास में आएगा अगला, यानी कि कल जो लेक्चर आएगा उस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आईआरसीटीसी को। ठीक, आईआरसीटीसी के बारे में सबने सुना होगा, बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आपको टूरिज्म, ऑनलाइन टिकट, ये सारी सुविधाएं देता है। वो कौन देगा? आईआरसीटीसी देगा प्यारे बच्चे। तो यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। ऐसे ही लेक्चर आपको रोज आते रहेंगे, 20 से 25 मिनट का एक लेक्चर होगा। धीरे धीरे इसकी मैं लेंथ बढ़ाऊंगा, अगर आप डिमांड करेंगे तो इसको 30 मिनट से 50 का कर दिया जाएगा, 50 मिनट से इसको 60 का कर दिया जाएगा, 1 घंटे का कर दिया जाएगा, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। सेशन कैसा लगा, इस सेशन को शेयर जरूर करें, साथ ही साथ लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें इस सेशन की लेंथ बढ़ानी है या फिर इतना ही रखना है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू।